हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज में। और दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए बीसीके वाली बुक से टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन मैं यूं नहीं कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हारी विकेट उड़ा देंगे। मतलब बिल्कुल ही हैवी लेवल के क्वेश्चन नहीं है और बिल्कुल लप्पू वाले क्वेश्चन भी नहीं है। मैंने मतलब इन क्वेश्चंस में आपको फुल टॉस भी नहीं डाली है कि आप छक्का मार दो। ये 40 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप कितने पानी में हो, यानी किस लेवल की परफॉर्मेंस आपकी चल रही है। और अगर आपने इनमें से कोई चैप्टर अभी तक प्रिपेयर भी नहीं किया है तो भी देख लो कि हाँ, क्या लेवल हो सकता है क्वेश्चन का, क्योंकि यहां पर ये जो क्वेश्चंस है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। तो आपको एक काम करना है, मैं हर चैप्टर से सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आपको एट द एंड क्या करना है, पूरी वीडियो जब हो जाएगी, बहुत छोटी वीडियो के अंदर ये 40 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, आपको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना है। जैसे आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स वाली क्लास को देखकर लिखा था, वैसे ही यहां पर लिखना है कि आउट ऑफ 40 आपने अपनी मर्जी से आइडिया लगाकर, गैस लगाकर या श्योरिटी के साथ कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। तो आपका स्कोर मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन सा बच्चा कितना कितना स्कोर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज बुक है, टॉप 40 क्वेश्चंस मैं यहां पर लेकर आया हूं आपको। साथ के साथ मैं बताता रहूंगा जो ये ऑल 6 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बताता रहूंगा, ताकि आपका काम भी बनता रहे ना। ये वीडियो देखने का ओवरऑल एक ज्यादा फायदा होना चाहिए ना। तो ज्यादा फायदा तभी होगा जब मैं चैप्टर वाइज कुछ टॉपिक्स के ऊपर कमेंट करता रहूंगा कि ये आपको छोड़ने नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है जी, तो चलते हैं पहले चैप्टर पे। ये चैप्टर आपका बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एक इंट्रोडक्शन के तौर पे है दोस्तों। यहां से मैं मान के चलता हूं एक छोटी छोटी बात कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। फिर आप देखोगे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये वाला टॉपिक भी आपको पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देकर जाता है। और फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इसको मैं लिख दूं फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लिख दिया मैंने, वैसे कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, वहां से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो काफी हद तक क्लैरिटी है, इस चैप्टर से आने ही 6-7 क्वेश्चन है। तो आपको यहां पर एक, हाँ, ये चीज छोड़ के नहीं जानी, बस इस पे विश्वास रखना है। जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एज अ डोमेन क्या है, यानी अब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर जा रहे हो। एज अ डोमेन क्या है, ये बहुत वास्ट है, मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ है, या ये एक्लेक्टिक है। एक्लेक्टिक का मतलब क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे लाइक डेप्थ में बहुत सारी नॉलेज है, सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, आप ऐसा बोल सकते हो। एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। मेरा कहना है कि ये तीनों ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो तीनों ही बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे और बोलेंगे बल्ले बल्ले। जिस बच्चे का स्कोर हो गया ये 1, वो इसको काउंट कर लेगा। तो ऐसे आउट ऑफ 40 आप काउंट करोगे। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन था, बहुत उम्दा खेल है जिनका सही था। 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे ठीक ठाक लेवल के, फिर धीरे धीरे तुम्हें भी लेवल का आइडिया होगा। लिखा है जी, इन केस ऑफ बिजनेस द रेंज ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, रिटेल, डोमेस्टिक ट्रेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशन। यानी बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। ये तो कुछ एक्टिविटीज के नाम लिखे हैं, जिसमें घर घर जाकर सामान बेचना, मॉल में वीकली हाट्स लगते हैं, मंगल बाजार भी लगता होगा, इतवार बाजार भी लगता होगा तुम्हारे घर के आसपास, सब कुछ आता है। देयरफॉर बीसीके क्या है, मतलब इस डिटेल से आपको बीसीके की कौन सी फीचर पता लग रही है, इस बात का आइडिया लगाना है दोस्तों। बीसीके लिमिट में नहीं है, इट इज वास्ट, ये बहुत फैली हुई है ना। तो मार्केट के तौर पर आपने कितने सारे एग्जांपल देखे यहां पर, बिजनेस के अंदर भी, बिजनेस के बाहर भी। तो इट इज वास्ट, यहां पर वास्ट वाला ऑप्शन टक करके ओके रिपोर्ट, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, यूजुअली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय द रीजन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस रीजन की वजह से डिराइव होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज जिसमें माल, पैसा नहीं कमाया जाता, उन एक्टिविटीज को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। अल्ट्रुइज्म शब्द लिखा है ना मॉड्यूल में, ध्यान रखना। खैर यहां पर
मनी मेकिंग या अर्निंग मोटिव नहीं है इस एक्टिविटी में, तो ये कौन सी एक्टिविटी है? कौन सी एक्टिविटी है? तो क्या ये इमोशनल एक्टिविटीज है, या सेंटिमेंटल है, या अल्ट्रुइज्म है? अल्ट्रुइज्म बोल दिया तो ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा मैं यहां तो आपको एक आइडिया दे रहा हूं ना पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे। मुझे जानना है कि तुमने सीखा है नहीं सीखा अभी तक क्लासेस में अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या है। तो दोस्तों पैसा इन तीनों में नहीं कमाया जा रहा, तीनों ठीक है, तो इसलिए एनी ऑफ द अबव, चौथे नंबर का ऑप्शन सही बनता है। टक टका टक टक 4 हो गए। अच्छा एक बात और, मैंने बोला 40 क्वेश्चन है तो मैं मार्क करता चलूंगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसके बाद आए हम दूसरे क्वेश्चन पे, फिर इसके बाद आए हम थर्ड क्वेश्चन पे, और इसके बाद आएंगे हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ 6 क्वेश्चन है, ठीक है, देखो मुझे याद भी है। हाँ? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द क्वालिफिकेशंस आर स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड। यहां पर आपको मैंने बताया ना, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर क्वालिफिकेशन स्पेशली प्रिस्क्राइब की जाती है, मतलब बताई जाती है कि आपको क्वालिफाइड होना ही पड़ेगा। ये ट्रेडिंग तो तुम्हें बताई है, एम फालतू का ऑप्शन दे रखा है, बंदा तुमसे यहां से आंसर पूछना चाहता है। काम धंधा खोलने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे हो या नहीं हो, दुकान खोल सकते हो, बड़े बड़े बिजनेस भी खोल सकते हो। एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करने के लिए भी जरूरी नहीं है कि आपके अंदर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन ही होनी चाहिए। मजदूर लोग भी नौकरी करते हैं, वहां क्वालिफिकेशन नहीं है किसी पढ़ाई लिखाई की। लेकिन दोस्तों प्रोफेशनल होने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। आप सीए बनोगे तो सीए की डिग्री लेनी पड़ेगी आपको, तब बनोगे, समझे? डॉक्टर भी प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन है, क्वालिफाइड हो तो कुछ बन पाओगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। लिखा है जी, द डेफिनेशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, इसमें हिंदू शब्द में, हिंदू बोलते हैं ना, असलियत में कुछ भी मतलब हो हिंदू का, उस चीज को छोड़ो। कानून के हिसाब से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में कौन कौन से लोग आते हैं? बुद्धिस्ट आते हैं, जैनी, पारसी, सिख आते हैं, मुस्लिम तो नहीं आते इसके अंदर, है ना, वो तो इस्लामिक एक्ट वगैरह में आते होंगे। तो दोस्तों यहां पर बुद्धिस्ट, जैनी, पारसी, सिख सब आते हैं, तो चौथे वाला इज द राइट आंसर। कोई पूछेगा पारसी कौन होते हैं? पहले ना एक कंट्री पर्शिया होती थी, अब उसका नाम इराक है शायद, है ना, या ईरान है, ईरान। वहां के लोगों को फारसी लोग बोलते हैं, वो इंडिया में आकर बस गए थे, तो गुजरात वगैरह में बहुत देखे जाते हैं। आंसर इसका 4 है। खैर उन चीजों पर कमेंट नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर, छठा, डैश ओवरसीज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं है, डैश ओवरसीज द गवर्नेंस ऑफ एलएलपी। एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आजकल यही फॉर्म चल रही है। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में हर पार्टनर की लाइबिलिटी को लिमिट रखा गया है। और इसका एक्ट आया था 2008 में, लेकिन आपके मॉड्यूल में लिखा है 2009, तो आप 2009 ही सही करोगे अगर आपके पेपर में आ गया तो। सच्चाई क्या है जान ले, 2008 में एक्ट आया था, लेकिन 2009 में वो इंप्लीमेंट हुआ था, इसलिए मॉड्यूल में लिखा हुआ। लेकिन अगर आप बिजनेस लॉ वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक्ट के बारे में ज्यादा बताया हुआ है, 2008 में आया था, आपको लिखना है 2009। लेकिन तो ये एलएलपी अगर आप बनाओगे तो कौन सी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो इसको संभालेगा, ये इसका मतलब है। तो दोस्तों इसको संभालने के लिए ना तो फेमा है, फेमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ना सेबी है, सेबी संभालता है स्टॉक मार्केट को, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाई हुई है, ये संभालती है, शॉर्ट में इसको एमसीए बोलते हैं भाई, सीए बंदे एमसीए इसको बोलते हैं। एमसीए एक होता है ना कोर्स भी, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसको नहीं, इसको बोलते हैं जो सीए होता है। एमसीए की वेबसाइट पे देख लेंगे इस कंपनी का स्टेटस क्या है, ऐसे करके। चलो जी दोस्तों चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। बिजनेस इन्वायरमेंट आया है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में आप बेसिकली माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट तो करते ही करते हो। मेरे कहने से आप इस चैप्टर के अंदर स्वॉट एनालिसिस को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है, पेस्टल एनालिसिस को बिल्कुल मत छोड़ना। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों यहां पर आपने एक छोटा सा इन्वायरमेंट स्कैनिंग का टॉपिक भी पढ़ा होगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेन बातें बता रहा हूं। और कुछ इकोनॉमिस्टों के नाम भी हैं, वो क्या कहते थे, हम सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चार्ल्स डार्विन इकोनॉमिस्ट तो नहीं थे, लेकिन ये कहते थे बंदा वो जिंदा रहता है
जिंदा बंदा हो, गाना मैंने बहुत सुना है? कौन सी पिक्चर का है? खैर, हाँ पिक्चर तो कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो बंदा जिंदा रहता है जो इन चारों में से एक फीचर अपने अंदर रखता है। जो स्ट्रांग होता है वो, या जो इंटेलिजेंट होता है वो, या वो बंदा जो मोस्ट रेस्पॉन्सिव होता है बदलाव के लिए। कौन जिंदा रहता है बाबू? सरवाइव मतलब बिजनेस की बात हो रही है यहां पर, सीधी बात बताऊं तो आपको मैं, बिजनेस वो सरवाइव करते हैं जो चेंज होते रहते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, जो चेंज को रेस्पॉन्स करते हैं। ऐसा नहीं है, मान लो आपने कोई साइबर कैफे खोला है और वहां पर एक कंप्यूटर लगा रखा है। अब कंप्यूटर टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, कंप्यूटर पतले 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 होते गए, उसमें फिर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इंप्रूव होते गए। अब फिर वो आता ना, पहले i3 i5 i7, विंडोज भी अपग्रेड होती रही, 11 12 जनरेशन अपग्रेड होती है, 11 12 13 होती रही। लेकिन आपके साइबर कैफे में वही P3 कंप्यूटर लगा हुआ है जिसकी स्पीड बहुत स्लो है। आपके साथ में कोई और साइबर कैफे खोल देगा ना, फुस हो जाएगा, तुम्हारे साइबर कैफे में कोई भी नहीं आएगा। आपको भी चेंज होना पड़ेगा। टेक्निक अपडेट हो रही है तो आपको भी अपडेटेड कंप्यूटर्स अपने साइबर कैफे में लगाने पड़ेंगे, तभी वो चलेगा। चलो जी दोस्तों, ये क्वेश्चन था आपका पहला सेकंड चैप्टर से, और ओवरऑल हमारा 7वां क्वेश्चन। आप अपना स्कोर काउंट करते रहना। व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है? मल्टीफेस, मल्टीफेस है, बुक में लिखा है मल्टी फेसेटेड, ऐसे भी हो सकता है। फार रीचिंग इंपैक्ट होता है इसका, लंबे टाइम तक इंपैक्ट होता है। मैंने क्लास के अंदर नोकिया वाला एग्जांपल भी दिया था इसका। कॉम्प्लेक्स का मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स का मतलब सीधा डिफिकल्टी हो गया। बिजनेस इन्वायरमेंट कोई आसान चीज नहीं है, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट टास्क में आता है। ठीक है, ये स्टैटिक होता है, नहीं नहीं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इन्वायरमेंट की खास बात तो यही है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज नॉट स्टैटिक। तो ये फीचर थी। 8वां क्वेश्चन आपका ये हुआ। 40 क्वेश्चन करेंगे तो 9वें नंबर पे आ जाओ। इन रिलेशन टू रिसोर्स, 5M का मतलब क्या है? 5M, 3M सुने होंगे तुमने 11वीं 12वीं क्लास में। इधर सीए फाउंडेशन की तैयारी में 5M वाला मतलब है रिसोर्स से रिलेटेड, आपने इस चैप्टर में पढ़े होंगे। 5M कौन से हैं? तो ऑप्शन आपके पास मैन, मनी, मेथड, मशीन एंड मटेरियल। दोस्तों ये 5M है, इसको टिक कर लो। मेरे कहने से किसी भी ऑप्शन को पढ़ना ही मत, कंफ्यूज हो जाओगे। जो सही है इसको याद कर लो बस। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, परसीविंग द नीड्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड कैटरिंग देम, satisfying the expectations and demands of the clientele group is। यानी कुल मिला कह रहा है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की नीड को अगर देखा जाए कि वो कस्टमर की बात कर लो, क्लाइंट में कस्टमर को बोलूंगा, उसकी एक्सपेक्टेशन और डिमांड को किस हिसाब से लेता है, तो इस बात को क्या बोलेंगे? यानी एक तरीके से आपको यू बोलना चाह रहा हूं मैं यहां पर कि कस्टमर की नीड्स को देखकर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रेस्पॉन्ड करता है। ये एक प्रोसेस होता है। व्हाट इज दिस प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? आपने ना सीधा सही ऑप्शन पे निशाना खींचना है अभी, क्योंकि आप यहां बुक को लेकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। 3 ऑप्शन फालतू के ही हैं। अगर 3 ऑप्शन का कोई मीनिंग निकलता ना तो मैं आपको बताता। यहां इंटरेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है जो छिपा रहता है कहीं, और बच्चे इसको करके ही नहीं जाते। फिर बच्चे कहते हैं अरे यार, बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन भी था क्या? अब था मतलब आ गया, आ गया और आपने देख लिया, फिर पेपर में आ गया तो आप गलत नहीं करके आओगे, खुद से वादा कर लो। थोड़ा अलग ही है। ठीक है जी, आते हैं उस्ताद 11वें क्वेश्चन पे। कंपटीशन इज बेनिफिशियल टू द कंपीटिंग फर्म बिसाइड बेनिफिटिंग द। देखो, कंपटीशन एक कंपीटिंग फर्म के लिए तो बढ़िया है ना। जैसे कि मैं बताता हूं, एक इलाका है, यहां पर पेप्सी कंपनी की एक वो फ्रिज लगा हुआ है। फ्रिज होता है ना जिसके अंदर से पैसे डालो पेप्सी निकल के आती है, और डेली यहां पर 100 पेप्सी की बोतल उसकी बिक जाती है मान लो। ठीक है, अब साथ में मान लो एक कोका कोला की कैन लग गई है उसके, तो लोगों को क्या लगता है? लगता क्या है कि अब कंपटीशन बढ़ गया। 100 पेप्सी की कैन बिकती थी, तो अब कितनी बिकेगी कोक की? मतलब 50 पेप्सी 50 कोक, या 40 पेप्सी 60 कोक, या 60 पेप्सी 40 कोक, कुछ भी लगता है ना। लेकिन असली बात क्या होगी पता है? कोका कोला की भी कैन लग गई ना यहां पर। अब यहां पर ओवरऑल मैं बता देता हूं एक आइडिया लगाकर, पहले 100 अकेली की बिक रही थी, दोनों की मिला के 150 से ज्यादा बिकेंगी अब।
तुम बोलोगे सर कैसे? एक फ्रिज लगा हुआ था, एक वेंडिंग मशीन लगी हुई थी, 100 बिकती थी, दो लग गए तो 150 से ज्यादा कैसे बिकेगी? देखो, चाहे मेरी वैल्यू एग्जैक्ट ओके ना हो, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पहले जब एक मशीन थी तो कस्टमर को दिमाग में क्या लगता था? यार ये पेप्सी पीऊं या ना पीऊं, लगता है पीऊं तो निकाल लेता था, नहीं लगता है पीऊं तो नहीं निकालता था। अब कोका कोला का फ्रिज भी साथ में लग गया, वेंडिंग मशीन साथ में लग गई। अब कस्टमर की सोच ये नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक पीऊं या ना पीऊं, अब कस्टमर की सोच है पेप्सी पीऊं या कोक पीऊं। सोच बदल जाती है। दुकान मंडी में ही चलती है। अगर तुम सोच रहे हो ना एक ऐसा बिजनेस खोल लूंगा बिल्कुल सेपरेट ही खाली जगह पे वहां धंधा चलेगा, नहीं, मंडी में ही दुकान चलेगी जहां कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो कंपटीशन का फायदा तो सबको ही होता है, सबका माल ज्यादा बिकने लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा क्या किसको बेनिफिट करते हैं? कंपटीशन। कंपटीशन से कस्टमर को भी बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है उस्ताद? बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होती है, उसको सस्ते में भी मिल जाती है, अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। मैनी बेनिफिट्स आर देयर। लेकिन हम चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे। हु हैज गिवन द प्रीपोजिशन वी हैव मेट द एनिमी एंड ही इज इन अस? हम अपने दुश्मन से मिल चुके हैं और हमारा दुश्मन हमारे अंदर ही है। ये बात किसने बोली? ये बात जिसने भी बोली हो मेरे को पता है। संपूर्ण बैच के अंदर मैं क्लास ले रहा था, इस पे मैंने गाना सुनाया था। अगर संपूर्ण बैच के बंदे देख रहे हो तो उनको पता होगा। पो 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 पोगो, पोगो ने गई थी ये। यहां 12 क्वेश्चन खत्म होते हैं और अब तुम्हारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर आ गया। इसके बारे में आपको एक बात बताता हूं दोस्तों। आईसीएआई का अक्टूबर जनरल में इसके बहुत सारी अपडेट दी हुई है। आप इसको मॉड्यूल से कुछ चीजें पे विश्वास नहीं करोगे, यानी मॉड्यूल में जो कुछ नाम दिए हुए उन पे विश्वास नहीं करोगे। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आ रखी है, आप देख लो उस वीडियो को। ब्रह्मास्त्र सीरीज में ही ये वाली मैंने वीडियो करा रखी है, यानी यहां पर लेटेस्ट अपडेट्स अवेलेबल हैं इसकी। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर आपको सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हो गए हैं। तो एक तो उसको देख लेना, प्लस यहां पर आपको कुछ मेमोरी टेक्निक्स बताई हुई है मैंने कि याद कैसे करना है, आप उस पे जाओ। इस चैप्टर से क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 तक भी आ सकते हैं। मैंने अभी 8 सेलेक्टेड क्वेश्चन बना रखे हैं। मैंने इस चैप्टर में आपको याद करने की बहुत अच्छी टेक्निक बता रखी है। खैर यहां पर तो टॉप 40 क्वेश्चन चल रहे हैं, याद करने के लिए आप वहां जरूर जाओ। आप देखो जरा उस चीज को। मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं आपके साथ और कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता हूं। देखो जी, द हेडक्वार्टर ऑफ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इज इन, भाई कंपनी है अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एपी सेज कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कौन है? हेडक्वार्टर जानने से पहले मेरी बात सुनो। 34 कंपनीज पढ़नी है आपको, 24 इंडियन है, 10 ग्लोबल कंपनी है। इन सब में 2 ही गुजराती बंदे हैं, 2 ही गुज्जू हैं, एक अडानी एक अंबानी। जो अंबानी है उसकी कंपनी रिलायंस है, उसने अपना हेडक्वार्टर मुंबई में सेट किया हुआ है। तो बचा कौन? अडानी। अडानी का हेडक्वार्टर गुजरात में है, दोनों गुज्जू है, गुजराती है। गुजरात का है? यहां अहमदाबाद। बस थोड़ा ध्यान रखो, स्टोरी के हिसाब से जाओगे। अगला, हेडक्वार्टर ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां है बाबू? बाबू एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसी बात से तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें 4 बैंक पढ़ने हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चारों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। और एक्सिस बैंक की खास बात है, ये 1993 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन इसने वर्क करना 1994 में स्टार्ट किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में ध्यान रखना। अगला, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ भारती एयरटेल? भैया भारती एयरटेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में मैंने तो देखा नहीं, दिल्ली बॉर्डर पे है, लेकिन मैंने देखा है तुम्हारी बुक में लिखा है नई दिल्ली, तो नई दिल्ली ठीक है। वैसे मैंने गुड़गांव साइड एमबीएस मॉल के सामने जाके एयरटेल की बिल्डिंग देख रखी है, वहां है। खैर दिल्ली की बात चलिए तो बताता हूं। दिल्ली की गर्मी करके मैंने गाना गाया था संपूर्ण बैच के अंदर। वो गर्मी क्यों हुई है? अग्नि की वजह से। अग्नि दोस्तों, मैंने अग्नि में 4 लेटर यूज किए हैं। ए का मतलब एयरटेल, जी का मतलब गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एन का मतलब एनटीपीसी और ये आईओसीएल। चारों कंपनी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलो जी, इन टोटल देयर आर डैश होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड की टोटल कितनी होली ओन्ड सब्सिडियरीज है? बच्चे जनरली इसको 7 समझते हैं। मॉड्यूल में 7 लिखी है, उसके नीचे एक और लिखी है, कह रहे 8वीं एक और है जो 7 इंडस्ट्रीज को, मतलब 7
सब्सिडियरीज को टेक्निकल सपोर्ट वगैरह देती है। तो यहां पर 8 वाला आंसर माना जाएगा। तो आप इसको टिक करना ध्यान से। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो मैं लिखना ही रहा था बाबा, बाबा रे बाबा। हाँ, यहां चलते हैं ना। 12 के बाद ये 13वां क्वेश्चन हुआ, ठीक है, ये 14वां क्वेश्चन हुआ, ये 15वां क्वेश्चन हुआ, और ये 16वां क्वेश्चन हुआ, और आगे आ गए हम 17वें क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बाय एजवर्ब सिस्टम इन्फोसिस। इन्फोसिस का एक एजवर्ब सिस्टम है ग्लोबल बैंकिंग के लिए, बस उसका नाम बताना है आपको। उसका नाम दोस्तों फिनेकल है। और ये भी याद रख लेना, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इन्फोसिस के ही हैं। इन्फोसिस जानते हो ना कौन है। आपको एक्चुअली अपने कोर्स के अंदर 2 ही आईटी कंपनी पढ़नी है, एक विप्रो एक इन्फोसिस। दोनों का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। बेंगलोर में एक कंपनी का हेडक्वार्टर और है, फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट का वहां पर ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है, लेकिन आपको याद रखना है फ्लिपकार्ट का एक और लीगल डोमिसाइल वाला हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सिंगापुर वाला टिक करना है, ध्यान रखना। अगर सिंगापुर मेंशन नहीं हुआ तो बेंगलोर कर सकते हो, फ्लिपकार्ट के लिए बोल रहा हूं, ठीक है जी। 17 क्वेश्चन हो गए हैं। 18वें नंबर पे सुट्टम सुट्टी की कंपनी आ गई है। कंपनी का नाम है, चलो क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आईटीसी ब्रांड ऑफ सिगरेट एंड सिगार। सिगरेट सिगार बनाने में कौन सा आईटीसी का ब्रांड नहीं है। तो सुटेरियो को ज्यादा पता होगा, या इतनी नॉलेज भी रख सकते हो तो देख लो। गोल्ड फ्लेक, जॉन प्लेयर, नेवी कट, तीनों ही आईटीसी कंपनी की है, आईटीसी कंपनी की है, रेड एंड व्हाइट नहीं है, ठीक है। क्लासिक भी है, इसकी है। और भी याद रखना पड़ता है यार, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जो सुटेरी होगा वही आईटीसी कंपनी के बारे में जानेगा। आईटीसी कंपनी आशीर्वाद का आटा भी बनाती है, सनफीस्ट के बिस्किट भी बनाती है, और जो तुम स्टेशनरी यूज करते हो ना क्लासमेट, वो भी आईटीसी के द्वारा ही बनाया जाता है। मैगी तो खाई होगी, मैगी नूडल्स नेस्ले के द्वारा बनाए जाते हैं। उसका एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन वाला है यिप्पी नूडल्स। यिप्पी नूडल्स आईटीसी के द्वारा बनाए जाते हैं। भाई आईटीसी के 5 स्टार होटल है, हेडक्वार्टर कोलकाता, ठीक है। 19वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ उस्ताद। देखो जी, ये पूछ रहा है द हेडक्वार्टर ऑफ नेस्ले। नेस्ले का हेडक्वार्टर कहां पर है। आपको बताता हूं, आपने 34 कंपनीज पढ़नी है, उसमें से 10 ग्लोबल है, 10 में से 9 कंपनीज का हेडक्वार्टर अमेरिका में है, यूएसए में। एक अकेली कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, वेवे में। तो ये नेस्ले ही है, नेस्ले। चलो जी 20वें कंपनी पे आओ। 20वीं पे एप्पल वॉज फाउंडेड बाय, एप्पल का फाउंडर कौन है। देखो जी, एप्पल 1976 में फाउंडिंग हुई थी, लेकिन 1977 में इसकी इनकॉर्पोरेशन हुई, रजिस्ट्रेशन यहां पर हुई। तो ये वाला ईयर इंपॉर्टेंट है। 2007 में पहला आईफोन आया, तो इस कंपनी ने अपना नाम चेंज कर दिया। 1970s में इस कंपनी ने अपना नाम लिखा हुआ था एप्पल कंप्यूटर लिमिटेड, और 2007 में इसका नाम हो गया एप्पल इंक। अच्छा, अमेरिकन लोग है ना, लिमिटेड नहीं लगाते। एप्पल कंप्यूटर इंक नाम पहले था, फिर बाद में हो गया एप्पल इंक सिर्फ, ठीक है जी। चलो ये तो बता रहा था। सबको लगता है कि इसका एक ही फाउंडर है स्टीव जॉब्स, लेकिन साथ में स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन भी थे, तीनों बंदे एप्पल के फाउंडर थे। तो चौथा आंसर इसका ठीक हो गया। आधे क्वेश्चन कर चुके हैं, आधे खत्म हो गए दोस्तों। अगले चैप्टर पे आ जाओ। दिस इज योर चैप्टर नंबर 4, है ना। चैप्टर नंबर 4 है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। इसके अंदर आपको पढ़ना है गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज बिजनेस की ग्रोथ के लिए बना रखी है। शुरुआत तो की गई है बहुत पुराने टाइम में, खिलजी के बारे में बता रखा है, लेकिन धीरे धीरे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। लास्ट में एफडीआई वाला टॉपिक दिया हुआ है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, डीरेगुलेशन, डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये मैंने बोल के बता दिए टॉपिक्स, इन पर जरूर ध्यान देना। सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है जी, सेबी, आरबीआई और इरडा, ये क्या है। सेबी, आरबीआई और इरडा, ये रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट है, या पॉलिसी बनाने वाले हैं, या सैटेलाइट बना रहे हैं, चांद कुछ भेज रहे हैं, या गोल सेटिंग बॉडीज है। नहीं नहीं, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट्स हैं। सेबी तो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, आरबीआई फाइनेंशियल मार्केट को, और इरडा इंश्योरेंस मार्केट को। इनके बारे में चैप्टर नंबर 5 में भी बताया हुआ है, लेकिन इतना सा क्वेश्चन यहां से भी बनता है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। द डैश कंपनी इन इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ एफडीआई प्रेजेंस। एफडीआई की प्रेजेंस का
कौन सी कंपनी एग्जांपल है हमारे भारत के अंदर ड्यूरिंग द पास्ट लिबरलाइजेशन डे, यानी जब से लिबरलाइजेशन हुआ है 1991 के बाद से कौन कौन सी कंपनियां ने इंडिया में पैसा लगा रखा है? एफडीआई का मतलब बाहर से इंडिया में पैसा आ रहा है, तो कौन कौन सी कंपनी लगा रखा है? यहां कुछ लिखा है, सैमसंग ने लगा रखा है। सैमसंग कहां की कंपनी है? साउथ कोरिया। सोनी ने लगा रखा है, जापान की है, लगा रखा है। एचपी के कंप्यूटर प्रिंटर आते हैं, बिल्कुल लगा रखा है। कोक अमेरिका, पेप्सी अमेरिका, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका, इन्होंने भी लगा रखा है। जनरल मोटर्स, हुंडे, होंडा, टोयोटा, फॉक्सवैगन, वोल्वो, सारी गाड़ी की कंपनी है, इन सब ने इंडिया में पैसा लगा रखा है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। 23। इन केस ऑफ नोसिल, नोसिल यानी नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज अ प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपेंडेड एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेस द गवर्नमेंट एंटिटी, इट वाज अ केस ऑफ। देखो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बढ़ती गई और उसने एक सरकारी इंडस्ट्रीज को रिप्लेस कर दिया, मतलब डिस्प्लेस कर दिया। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? इस चीज को बोलते हैं हम, आपको पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। यानी ये इंडस्ट्री अब नहीं है नोसिल वाली, अब तो रिलायंस की इंडस्ट्रीज है जो ये काम कर रही है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। इन केस ऑफ मारुति सुजुकी, द यूनियन गवर्नमेंट सरेंडर पार्शियल ओनरशिप and sold the majority stake of Suzuki to Japan in course of time। मारुति सुजुकी में पहले क्या है कि मारुति सरकार की थी और सुजुकी जापान की कंपनी थी। तो मारुति ने अपनी मेजॉरिटी स्टेक जो हिस्सा था वो सुजुकी को बेच दिया, तो प्रॉपर मालिक अब सुजुकी हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट का मतलब सरकार जब 50% से ज्यादा हिस्सा बेच दे और 50% से कम हिस्सा किसी को बेचे सरकार, तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। टॉपिक में डिफरेंस है, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन कौन सा था वो? ये था 24th क्वेश्चन। अगला 25th क्वेश्चन। द मेथड ऑफ एफडीआई अदर देन ऑटोमेटिक रूट इज कॉल्ड। हमारे देश में एफडीआई के दो ही रूट है, एक ऑटोमेटिक रूट, दूसरा गवर्नमेंट रूट। कहां लिखा है? ये लिखा गवर्नमेंट रूट। बस ये एनआरआई रूट, प्रायोरिटी रूट, इंस्टीट्यूशनल रूट, इलीगल रूट, ये मत ध्यान रखना, ये लफड़े वाले रूट है बस। ठीक है जी, आगे चलो जी। क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स एफडीआई इज प्रोहिबिटेड। हमारे देश में बाहर से पैसा आता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, कुछ चीजों में हमने इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं कर रखी, बैन कर रखी है। बैन का मतलब प्रोहिबिट। इनमें से किस चीज में हमने बाहर का पैसा बैन कर रखा है? एटॉमिक एनर्जी, निधि फंड, 21 दिन में पैसा डबल, लक्ष्मी चिट फंड सुना है ना वो पिक्चर में, लॉटरी बिजनेस, किसी में नहीं आन देते हम, सब में बैन है। ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला इज द राइट आंसर। जो ये मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं विद आंसर्स, आपको ये हमारे सीए वाला के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसकी पूरी प्रॉपर पीडीएफ, और उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएगा आपको। अगले पे आते हैं जी। दिस इज ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेसेस। आपको यहां फंडिंग और नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है। आप मेरी बात को ध्यान रखेंगे कि कोई भी बच्चा यहां पर आरबीआई के कॉन्सेप्ट्स को मिस नहीं करेगा, इसके फंक्शन मिस नहीं करेगा। सेबी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नबार्ड, आईआरडीएआई, भाई इनकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कितने कितने मेंबर कहां कहां से होते हैं, वो कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। मैंने एक भी क्वेश्चन में इनके मेंबर कवर नहीं किए हुए जो लाकर लेकर आया हूं। क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है, लेकिन आपको ये कवर करने हैं, यहां से क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, चलो जी। लिखा है डैश हेल्प्स क्रिएट एंड ग्रो यंग बिजनेसेस बाय प्रोवाइडिंग देम विद नेसेसरी सपोर्ट एंड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सर्विसेज। क्या लिखा है मेरे से सुनो। देखो जी, कुछ बंदे या कुछ इंस्टीट्यूट किसी बिजनेस को फाइनेंशियल और टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उन बंदों को क्या बोलते हैं? मैंने एक एग्जांपल दिया था प्रिया का, उसमें अलग अलग लोग उसकी हेल्प कर रहे थे। तो प्रिया एक नया बिजनेस खोल रही थी जिसमें गुरप्रीत सर उसको बोल रहे थे कि मैं तेरे को टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प दे दूंगा। तो गुरप्रीत सर को क्या बोल रहे थे वहां पर? उनको बोल रहे थे बिजनेस इनकम्बेटर। समझे? हाँ, तो ये बिजनेस इनकम्बेटर होता है। ठीक है, और जो बंदा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में हेल्प करता है उसको बिजनेस एक्सेलरेटर बोलते हैं। जो बंदा ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी, शिपमेंट वगैरह के जुगाड़ जिसके होते हैं, वो शिपमेंट में हेल्प करता है, उसको फ्रेट फॉरवर्डर बोलते हैं।
जो बंदा ये बताता है कि कंपनी को कहां से फंड मिलेगा, कितना डेट, कितनी इक्विटी इश्यू करनी चाहिए, उस बंदे को फाइनेंशियल कंसल्टेंट बोलते हैं। और ये सब के सब बंदे हेल्प करते हैं बिजनेस की, ये सब बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन आंसर हमारा यहां पर 2 है। अगला जी, आरबीआई हैज बीन वेस्टेड विद एक्सटेंसिव पावर। आरबीआई के पास बहुत बड़ी खतरनाक पावर है कि वो कंट्रोल करता है और सुपरवाइज करता है देश के पूरे कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को। ऐसा किस कानून के हिसाब से होता है बाबू? 2 कानून बने हुए हैं। एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जो 1949 में बनाया गया था, और एक आरबीआई एक्ट है जो 1934 में बनाया गया था। इन दोनों कानूनों के हिसाब से आरबीआई के पास पावर है। हम थर्ड वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, लेकिन जब तुम मॉड्यूल में देखोगे, आईसीआई के मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन है, वहां पर देखोगे तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है और दोनों बार में ऑप्शन अलग अलग है। एक बार तो ऐसे पूछा गया है, आप थर्ड वाला टिक कर दोगे, और एक बार ऑप्शन सिर्फ एक है। इन दोनों में से कोई एक कानून दिया हुआ है, तो एक भी दिया हो ना तो उस एक अकेले को भी टिक कर देना, तब भी सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, बार बार यहां से क्वेश्चन नंबर, ये 27 था और ये वाला 28। अब आ जाओ जी 29 पे। हाँ जी, इफ द करंट बैंक रेट इज 6.25%। बैंक रेट एक इंटरेस्ट रेट होता है जो कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर आरबीआई को पे कर रहे होते हैं ना। तो ये 6.25% थी और आरबीआई ने इसको डिक्रीज करके, डिक्रीज कितना कर दिया? 20 बेसिस पॉइंट पे डिक्रीज कर दिया। तो बताओ कितनी हो गई नई रेट? भैया पहले 6.25% थी, ये डिक्रीज हो गई 20 बेसिस पॉइंट से। ये बेसिस पॉइंट क्या होता है? देखो 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट। ठीक है, तो 20 बेसिस पॉइंट का मतलब हो गया 0.2%। तो 6.25 में से 0.2% माइनस कर दो, 0.2 को 0.20 बोल सकते हो, तो ये बचेगा 6.05% एग्जैक्टली। अब यहां तो तुम्हें उल्लू बनाने के लिए कितनी सारी फिगर लिखी हुई है, ये देखो किसमें 6.05 लिखा है, इसमें लिखा है ना, बाकी सब यूं ही है। तो 1 वाला इज द राइट आंसर। उलझा सकता है भैया आपको, ध्यान रखना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज नॉट लोकेटेड इन। सेबी के 4 रीजनल ऑफिस हैं, आपको बता रहे हैं कहां पर नहीं है। भाई चेन्नई में है, कलकत्ता में है, अहमदाबाद में और दिल्ली में है, चंडीगढ़ में नहीं है। हेड ऑफिस कहां है इसका? मुंबई में है। चलो जी, सेबी के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 31। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। विच सेक्शन ऑफ आईआरडीए एक्ट 1999 लेज डाउन द ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शन। आईआरडीए के ड्यूटी, पावर, फंक्शन कौन से एक्ट में लिखे हैं ये तो पता ही है, लेकिन एक्ट के अंदर सेक्शन भी होते हैं, तो कौन सा सेक्शन है वो दोस्तों? तो इट इज सेक्शन 14। अब आपको ना मैं सीधा आंसर बता रहा हूं ताकि आपकी नजर वहीं पहुंचे आंसर पे, क्योंकि ये तो तुम एक ट्रायल कर रहे हो मेरे साथ, फाइनली पेपर देना है ना। तो जब तुम पेपर जाओगे, देने जाओगे, तो मेरे क्वेश्चंस का तुम्हें फायदा होगा, वहां सीधा इंप्रेशन तुम्हें ये जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, अरे हाँ लव सर ने वीडियो के अंदर बताया था। यही ठीक रहेगा, क्योंकि देखी हुई बात है ना, थोड़ा सा इंप्रेशन क्रिएट करती है। चाहे तुम्हें लंबे टाइम के लिए याद रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेपर में देखना इंप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, आप सही करके आओगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने पेश किया जाता है। यहां पर डैश इज द पायलट प्रोजेक्ट। पायलट का मतलब होता है ट्रायल प्रोजेक्ट ऑफ नाबार्ड फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप को टेक्निक से जोड़ने का जो प्रोग्राम था उसको क्या बोलते हैं? शांति वांति कुछ नहीं था, ये शक्ति थी। एक ये ई शक्ति नाम का प्रोग्राम शुरू किया था सेल्फ हेल्प ग्रुप को टेक्निक से जोड़ने का, इंटरनेट से जोड़ने का। अब लास्ट चैप्टर है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। यहां पर आपको मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी, फाइनेंस टर्मिनोलॉजी, कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजी और अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया हुआ है। सारी की सारी टर्मिनोलॉजी वैसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस चैप्टर को ना भी करके जाओ तो भी इस चैप्टर से अगर मान लो 8 क्वेश्चन आ गए तो 3 से 4 तो तुम वैसे भी ठीक कर दोगे, अगर तुमने बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसी के पढ़ी है ढंग से। कुछ क्वेश्चन लॉ से भी है, अकाउंट से भी है, मतलब कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो आप वैसे भी इसको कर दोगे, लेकिन पढ़ के जाना चाहिए आपको ये। ठीक है, जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 33 है ओवरऑल ये। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन लैंग्वेज इज रिलेटेड विद द फूड डिस्टिंक्शन। देखो जब डब्बे के अंदर कोई सामान पैक होता है ना, कार्टन में बेसिकली, तो जिस डब्बे में खाना पैक है तो उस डब्बे पे एक साइन लैंग्वेज लिखी होती है। जैसे कांच, किसी डब्बे में कांच का सामान पैक है, कोई गिलास या कोई बोतल है, तो उस पर क्या लिखा होता है? उस पर लिखा होता है फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर।
मतलब टूट फूट का सामान है, इसको कृपया ध्यान से पकड़े, है ना? ऐसा लिखा होता है। तो खाने वाले डब्बे के बाहर क्या लिखा होता है? लिखा होता है वेज है या नॉन वेज है। फोर्थ वाला इज द राइट आंसर। 34 पे चलते हैं भाई। कैश इज द फैसिलिटी बाय विच इन्वेस्टर्स आर इन अ पोजिशन टू बाय एंड सेल all 30 scripts of Sensex in a position to buy and sell of all 30 scripts of Sensex। अच्छा रिपीट हो गया। इन प्रोपोर्शन ऑफ करंट वेट इन सेंसेक्स। कुल मिला के समझो सेंसेक्स में जो सारी की सारी 30 स्क्रिप्ट्स हैं, मतलब एक बार में 30 कंपनियों की ट्रेडिंग अलाउड करने की फैसिलिटी को क्या बोलते हैं? आप एक बार में 30 स्क्रिप्ट्स की ट्रेडिंग कर सकते हो, इस फैसिलिटी को बोलते हैं आप बास्केट ट्रेडिंग। बास्केट ट्रेडिंग। बास्केट मतलब एक बार में सारी कंपनीज की स्टॉक्स का ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। 35 फॉर कॉल ऑप्शंस डैश मीन स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। मतलब कॉल ऑप्शन में अगर स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम है तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। अगर स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होता तो इसको इन द मनी बोलते। इन द मनी, आउट द मनी, ठीक है। आगे 36वां आ गया। समटाइम्स अ सिंगल प्रोजेक्ट इज हैंडल्ड बाय मल्टीपल कंपनीज। कभी कभी एक प्रोजेक्ट मल्टीपल कंपनीज के द्वारा हैंडल किया जाता है। जैसे कि बोल दूं कि एक मॉल बनाना है, तो मॉल बनाना है तो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी एक अलग जाएगी। यहां पर मान लो डीएलएफ है, एलएनटी है, बहुत सारी कंपनियां कंस्ट्रक्शन करती है। फिर एक इलेक्ट्रिसिटी वाली आएगी जो बिजली के तार वगैरह लगाएगी। वाटर कनेक्शन करने वाली कंपनी आएगी। बहुत सारी कंपनियां मिलकर इकट्ठा काम करेंगी और बनाएगी एक प्रोजेक्ट, यानी मॉल बनाएगी। बस ये मान लो करती है ना बहुत सारी कंपनियां मिलकर किसी एक टारगेट को पूरा करने का काम। तो इनके कंबाइन होने को क्या बोलते हैं? इनके कंबाइन होने को बोलते हैं कंसोर्टियम। देखो जी दोस्तों, अब ध्यान से सुनना। मान लो कंपनी ए प्लस बी प्लस सी, दो या दो से ज्यादा, कितनी भी हो सकती हैं, सब इकट्ठी हो गई, ठीक है। और इन्होंने एक नया नाम रख दिया। नया नाम मान लो एबीसी रख दिया, इसको बोलते हैं मर्जर, ठीक है। और मान लो कंपनी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों इकट्ठी हो गई और इन्होंने नाम कोई नया नहीं रखा, इनमें से ही एक का नाम चूज कर लिया, ए रख दिया, इसको मर्जर नहीं बोलते। इसको आप बताओगे कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो जी, एक कंपनी ए प्लस बी प्लस सी तीनों इकट्ठी हो गई और नाम कुछ भी नहीं रखा अपना, बस एक काम कंप्लीट करना है इनको, नाम वाम नहीं रखा। इकट्ठी भी मतलब कोई ऐसा सच हमेशा के लिए इकट्ठी नहीं हुई। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम कंसोर्टियम। और बता देता हूं कमेंट सेक्शन में क्या लिखोगे सेकंड वाले को, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। और मान लो जब दो या दो से ज्यादा कंपनियां इकट्ठी होती हैं ए बी सी किसी स्पेशल पर्पस के लिए, और आपस में कोई भी आइडेंटिटी क्रिएट कर ले, चाहे नाम रख दे एबीसी या कुछ और भी नाम रख दे, कुछ भी नाम रख दे, ठीक है, लेकिन पर्पस यहां पर स्पेशल सॉल्व होगा तो उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। आप बोलेगा कंसोर्टियम और जॉइंट वेंचर में डिफरेंस क्या है? भैया कंसोर्टियम के अंदर कोई नया नाम रखना जरूरी नहीं है, ये दिखावे के लिए एक साथ है, यहां पर एक नई आइडेंटिटी क्रिएट होगी, ठीक है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 37 पे। अ डॉक्यूमेंट इज इश्यूड बाय अ बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर और द इंपोर्टर। एक डॉक्यूमेंट इश्यू किया गया बैंक के द्वारा इंपोर्टर के बिहाफ पे। देखो जी, इसकी पूरी कहानी बताता हूं, क्वेश्चन में क्या लिखा है इसे मत समझना आप समझना। देखो ये है जी प्रिया, ये रहती है अमेरिका। ये है जी राहुल, ये रहते हैं इंडिया। अब राहुल जी हैं एक्सपोर्टर, ये सामान बेचेंगे प्रिया को, ठीक है जी। प्रिया सामान खरीदेगी तो पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिया को। अब प्रिया कह रही है सामान भेज दो फिर पेमेंट कर दूंगी। राहुल जी कह रहे पहले पेमेंट कर दो फिर सामान भेज दूंगा, वही जूते लो पैसे दो वाली कहानी। विश्वास नहीं हो रहा तो इनके बीच में एक बैंक आता है, ये बैंक को अप्रोच करते हैं, चाहे यहां हो चाहे यहां हो बैंक, ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। तो बैंक इनकी विश्वास की गारंटी लेकर एक लेटर जारी कर देता है, ठीक है। यानी ये बंदा मान लो राहुल जी बैंक के पास पैसे दे देते हैं और बैंक को बोलते हैं प्रिया को बोल दो कि पैसे मेरे पास आ गए हैं और प्रिया को एक लेटर दे दो, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। प्रिया जब सामान राहुल जी तक पहुंचा देती है तब राहुल जी बैंक को बोल देते हैं मेरे पास सामान आ गया, अब उसको पेमेंट दे दो, है ना। एक लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में इसमें बात हो रही है, तो ये चीज समझ लेना आप। 38 पे आते हैं। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझाने पे ध्यान दिया था।
हाँ जी, डैश इज द टेक्नोलॉजी वेयर द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्ट टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अदर नेटवर्क टू एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसफर फंड। भाई कोई लेन देन के लिए या फिर फंड ट्रांसफर के लिए एक इंटरनेट का यूज करना, टेक्नोलॉजी का यूज करना क्या होता है, क्या कहलाता है? यानी फंड ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश, तुम्हारे पेटीएम में कितने रुपए हैं, कितने भी हो, वो एक कैश बैलेंस नहीं है, वो ई कैश बैलेंस है, उसको डिजिटल कैश भी बोलते हैं। ठीक है, तो ई कैश इज द आंसर इन दैट केस। बच्चा बोलेगा सर डीजी कैश भी तो हो सकता था। नहीं नहीं, डीजी कैश तो एक ऐप का नाम है भाई। डिजिटल कैश लिखा होता तो दोनों सही हो जाते, डिजिटल नहीं है, ध्यान रखना इसको। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। 39, द फाइनेंशियल रिकवरी ऑफ अ कंपनी दैट हैज बीन परफॉर्मिंग पुअरली फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम इज कॉल्ड। एक कंपनी बहुत टाइम से बहुत बेकार परफॉर्म कर रही थी, लेकिन एकदम से उसके अच्छे दिन आ गए। तो किसी कंपनी जो बुरे हालात से गुजरी है उसके अच्छे दिन आ जाते हैं, तो अच्छे दिन आने को क्या बोलते हैं? कम बैक। कम बैक करने को क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड। कम बैक करने को बोलते हैं टर्न अराउंड। टर्न अराउंड इज द राइट आंसर इन दैट केस। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, मतलब ऑफ द सेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्राज? आर्बिट्राज एक शानापंती है, मतलब यहां से मैं माल 5 रुपए का खरीद लेता हूं और यही माल आगे 6 रुपए का बेच देता हूं, तो सेम चीज का ट्रांजेक्शन कर रहा हूं मैं। कई लोग करते हैं ना, इलीगल तरीके से गोल्ड ले आते हैं थाईलैंड से या दुबई से, और फिर इंडिया में महंगे में बेच रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, इसका है साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग, यानी एक साथ खरीदना भी और बेचना भी आइडेंटिकल गुड्स को। आइडेंटिकल मतलब सेम, सेम चीज मैंने खरीदी वहां से, सेम चीज ही बेच दी, तो प्रॉफिट कमा लेते हैं उसके ऊपर। प्रॉफिट कमाने को बोलते हैं आर्बिट्राज। बताना जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए हैं, और मैं जानना चाहता हूं कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है। और दोस्तों कोई और बात हो जो आप जानना चाहते हो, कोई और आपके दिक्कत डाउट परेशानी हो, वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, हम मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके रिपोर्टर दोस्तों, फिर आज की क्लास में इतना ही प्यार भरे सेशन में। आज जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।